पे तशरीफ़ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शहर सदर मोहतरम शारिक नक्शबंदी साहब, इस अच्छे प्रोग्राम को मुनक़िद करने वाले हमारे साथी, हमारे भाई मुजीब पटेल साहब, स्टेज पे तशरीफ़ फरमा विकास एटके साहब, दस्तगीर भाई, अजहर पटेल साहब, हिदायत भाई, रियाज भाई, अख्तर हाजी, सुमेर हाजी साहब, सुमेर रजवी साहब, हमारे अकरम भाई, सिराज भाई, मोहिमीन खान, डॉक्टर मोइन साहब, हमारे पप्पू भाई। तुम्हारा नाम पप्पू करानी बोलने में मुझे शर्म आती है। गाजी सादातुद्दीन में जो ताकत है, क्या पप्पू करानी और छट्टू में है जी? आइंदा से हम गाजी सादातुद्दीन कहेंगे। हमारे अशू भाई, आसिफ भाई, आमिर भाई, सामईन में बैठे हुए हमारे भारत नगर के जिम्मेदार मोहतरम रईस भाई, यूसुफ भाई, एक दागी वाले हैं, एक बगैर दागी वाले हैं, हमारे अंसारी साहब, नौजवान दोस्तों, बुजुर्ग और साथियों, सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ, ये गार खेड़े की जो बस्ती है ना, इसका एक खुसूसी मुकाम है। यहाँ पे हिंदू भी बसते हैं, मुसलमान भी बसते हैं और इनके आपस में बेइंतहा मोहब्बत है। इनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, इसलिए ये बस्ती काबिल मुबारकबाद है, काबिल सताइश है। मैं इन बातों से भी वाकिफ़ हूँ। यहाँ के बुजुर्गों ने परेशानी में, कसम पुरसी में इस बस्ती में कब्रिस्तान के लिए मेहनत की। मैं इस मंच से उन तमाम बुजुर्गों को अपनी पार्टी की जानिब से मुबारकबाद पेश करता हूँ। मोहतरम हाजी हबीब पटेल साहब, बाबूलाल पटेल साहब, रशीद पटेल साहब, अजहर पटेल साहब, हसन पटेल साहब, हसीब अब्दुल पटेल साहब, इस्माइल भाई, अफजल पटेल साहब और तमाम नौजवान। आपकी जो बस्ती है ना, ये बहुत बॉर्डर लाइन पे है। जिस मशरक़ी हल्के से मैं उम्मीदवार 2014 में था, 2019 में था, उसको चिटकने वाली बस्ती है। बाकी बस्ती पश्चिम से चिटकती है। मगर मैं दिल की गहराइयों से उन तमाम साथियों का, बुजुर्गों का, नौजवानों का, मासूम बच्चों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने असेंबली इंतखाबात हो या पार्लियामेंट के इंतखाबात हो या कॉरपोरेशन के इंतखाबात हो, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दिया, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की आवाज़ पर आवाज़ लगाई। अजीज़ान गिरामी, बात हालात हाज़िरा की है, बात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की। हम पर एतराज़ है कि तुम्हारी पार्टी का नाम ऐसा कैसा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन क्या सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है? मजलिस में सिर्फ मुसलमानों का नाम क्यों है? भारत के सेक्युलर कंसेप्ट में क्या मुसलमानों की सियासी पार्टी हो सकती है? बहरहाल मीडिया और मुखालिफिन हमको कठघरे में खड़े करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या इस महाराष्ट्र में शिवसेना नहीं है? अगर शिवसेना हो सकती है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन क्यों नहीं हो सकती? पंजाब में अकाली दल है, सिखों की पार्टी है। अगर सिखों को अपनी सियासी पार्टी बनाने का आकाश है तो मुसलमानों को क्यों नहीं? मुलायम सिंह की समाजवादी यादवों की पार्टी है, तो हमारी पार्टी क्यों नहीं हो सकती? शरद पवार की एनसीपी मराठों की पार्टी है, तो मुसलमानों की पार्टी क्यों का नहीं हो सकती? अजीज़ान गिरामी, एक और बात की वजाहत करना चाहता हूँ। मेरे कायद ने जबिंदा गौस में कहा था, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, ये मजलिस इत्तेहादुल मज़लूमीन है। जहाँ जहाँ मज़लूम लोग होंगे
जहां जहां जुल्म होगा मजलिस उनके लिए आवाज उठाएगी, उनके लिए कोशिश करेगी। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं मजलिस उन तमाम की सियासी पार्टी है जिन पर जुल्म किया जाता है, जो मजलूम है, जो हमदर्दी के मुस्तहक है, जो इमदाद के मुस्तहक है। बात चल रही थी कश्मीर फाइल्स की। कश्मीर फाइल्स मैं आपको बता दूं 1990 में कश्मीर की वादी से जो कश्मीरी पंडित अपना घर बार छोड़कर दूसरे मकामात पर मुंतकिल हुए, उस पर बनाई हुई फिल्म कश्मीर फाइल्स के हिसाब से 3500 कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ, कश्मीरी पंडितों का अपना घर छोड़ना। उसमें कुछ 200 के करीब कश्मीरी पंडितों की मौत वाक़ई हुई, कई 100 मुसलमानों की मौत वाक़ई हुई। यकीनन तारीख का ये दर्दनाक वाक़या है। ये एक्सोडस, ये जो पनागजी का जो काफिला गया, कोई भी जम्मू हुकूमत की गुंजाइश नहीं है। मगर मैं कहना चाहता हूं 1990 के मुर्दे उखाड़कर क्या निकालने वाले हैं ये? 1990 में हुकूमत किसके हाथ में थी? रिकॉर्ड पे जाकर देखिए, 1990 में वीपी सिंह की हुकूमत थी। वीपी सिंह की हुकूमत को भारतीय जनता पार्टी ने पाठिंबा दिया था। उस वक्त क्या झक मांगे थे? उस वक्त खामोश क्यों बैठे? अगर कश्मीरी पंडितों से मोहब्बत होती तो हुकूमत गिरा दिए होते। कश्मीर का गवर्नर जगमोहन कौन था? तो बीजेपी का एजेंट था, उसको फांसी पे लटकाते। अगर जो काम तुम नहीं कर सके, जो तुम्हारी गलतियां हैं, उसको पिक्चर बनाकर देश का माहौल खराब कर मुसलमानों के खिलाफ एक फितना पैदा करना चाहते हैं, हम उनको खबरदार करते हैं। अगर तुम कश्मीरी फाइल की बात करेंगे तो गोधरा फाइल बनाओ। गोधरा में 22,000 मुसलमानों को घर बार छोड़ना पड़ा, कई हजारों की मौत वाकई हो गई। हद तो यह है, एक हामिल औरत का पेट को काटकर मासूम पेट में के बच्चे को नेज़े पर टंगाया गया। ऐसे तो गुनाह कश्मीरी पंडितों से नहीं हुआ। मुजफ्फरनगर का वाकया, मुजफ्फरनगर से अभी हाल ही का वाकया, हजारों मुसलमानों को अपना वतन, अपनी जमीन, अपनी जायदाद, अपना धंधा छोड़कर जाना पड़ा। हमारी बात मत कहो, मुसलमानों को मत छेड़ो, मुसलमानों को बदनाम मत करो, अपनी सियासी रोटी छेड़ने का काम मत करो। अरे इस देश की तारीख तो मुसलमानों के खून से रंगी हुई है। जंग की आजादी में हमने खून बहाया, जबकि फिरका पर सुस्ताई ताकतें अंग्रेजों के पास माफीनामा दे रही थी। सावरकर ने, जो इनका हिंदू बड़े सम्राट है, अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या किया? इन्होंने अंग्रेजों के पास माफीनामा लिख के भेजा और हमारे हुमायूं ने फांसी पर अटकना पसंद किया, अपनी जान की शहादत दी, मगर अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके। हमसे क्या बात करते हैं? और हमको किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, किसी के हमको सर्टिफिकेट नहीं होना। अरे देश के मिट्टी मिट्टी पर, जगह जगह पर हमारी वफादारी के सबूत मौजूद हैं। हमसे क्या वफादारी का सबूत मांगते हो? तो अजीज़ान गिरामी, कश्मीर फाइल्स वो जो पिक्चर आया है, एक साहब ने कहा बहुत अच्छा धंधा हुआ है। न्यास खान मध्य प्रदेश हुकूमत में एक IAS ऑफिसर है। उन्होंने लिखा कश्मीर फाइल्स के नतीजे में 150 कोटी की आमदनी हुई। ये आमदनी कश्मीरी पंडितों के पुनर्वसन में खर्च होना चाहिए। चुप्पी साध के बैठे नरेंद्र मोदी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार
भारतीय जनता पार्टी क्या क्या बेचना चाहती है, शर्म आना चाहिए। और इस किस्म के हालात पैदा कर देश को किस सिमत में जा रहे हैं। महात्मा गांधी के खातिर नथुराम गोडसे की हिमायती मुसलमानों ने हिंद को, जिन्होंने देश की आजादी में कुर्बानियां दी, उनसे देशभक्ति का सबूत मांगते हैं। इनकी हर सभा में जय श्री राम, वंदे मातरम। भाई, ये देश चलता है संविधान पर, ये देश चलता है भारत का जो दस्तूर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया उस पर चलता है। आपको जय श्री राम कहना है, कहिए, मगर आप हमको मजबूर नहीं कर सकते। हम आपके इस नारे का एहतराम भी करेंगे। आपको वंदे मातरम कहना है, वंदे मातरम कहिए। अगर ये समझते हैं कि अगर ताकत के जोर पर, मेजॉरिटी के जोर पर हमको इस नारे गाने का मजबूर करेंगे, तो मेरा कायद ने कहा था, अगर मेरी गर्दन पे तलवार भी रख दो तो मैं ये नहीं कहूंगा कि तो भारत का संविधान मुझे इसके लिए मजबूर नहीं करता। मुल्क किस सिर्फ जा रहा है? क्या हमको मुत्तहद होने की जरूरत नहीं है? भाई, हमको कहा जाता भारतीय जनता पार्टी की हम बी टीम है, हम बी टीम है, सी टीम है, डी टीम है। अगर कांग्रेस वालों, राष्ट्रवादी वालों, समाजवादी वालों, तुम्हारी मर्दानगी और ताकत कहां गई थी जब तुमने बीजेपी से मुकाबला किया? देखो, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के, हमको बी टीम बोलते, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम आई कब? 2014 में आई। हमने 22 सीट खड़े किए। उससे पहले पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, हम तो पार्टी में नहीं थे ना, मजलिस मैदान में नहीं थी। 2014 के मार्च अप्रैल में भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इनका जनाजा निकाल दिया। उस वक्त तो मजलिस नहीं थी ना, 2014 में आई। आपने क्या गुल खिलाए? असल में इनकी ताकत कम है, इनकी जहनियत कम है। इनके ही पार्टी के लीडर बीजेपी में जा रहे हैं, इनके पास ही सत्ता का मामला है कि हमको नाच ना जाके आंगन तेरा, हम मर्द नहीं है, असदुद्दीन अवैसी मर्द है। बगैर बहुत सारी बातें कहने की नहीं होती है, समझने की होती है। दूसरी बात, अब हमको किसी को ये कहने की जरूरत नहीं कि हम आपके साथ में आएंगे। इस मंच से मैं कहना चाहता हूं, हमारी नीयत साफ है, हमारा मकसद साफ है, हमारा उद्देश्य साफ है। जो कोई बीजेपी को सत्ता से हटाना चाहता है वो हमारे साथ आए, हम उसके साथ नहीं जाएंगे। दूसरी बात, हम आपको साथ में लेंगे, हम आपके साथ में आएंगे। बीजेपी को सत्ता से रोकना एक मसला है। दूसरा मसला यह है कि ये जो समाज की उम्मीदें हमसे वापिस्ता है, वो जो मसाइल है, बेरोजगारी का, तालीमी नाखानदगी का, रोजगार का, रोटी रोजी का, घरदार का, उन मसाइल को हम हल करेंगे। समाज में जो मसावात होना चाहिए, मसावात को कायम करेंगे। बहरहाल मैं इस मंच से कहना चाहता हूं कि आज मुल्क के हालात, रियासत के हालात किस रुख पर जा रहे हैं, और इन हालात में आपको अपनी राह मुतय्यन करना है। अब देखो ना, कर्नाटक में हिजाब का मसला बहुत बड़ा मसला है भाई, देश की सुरक्षा का मसला है। सुप्रीम कोर्ट में पेगासस नाम की एक एजेंसी है जो पूरे देश के वीआईपी के फोनों को टेप कर रहा है। तो पेगासस का पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में गया, तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रमन्ना ने अपने जजमेंट के स्टार्ट में लिखा, बिग ब्रदर इज वॉचिंग,
1920 में नावेल छपी थी। ये नावेल ऐसी थी, उसका सारांश ये है, जिसने किसी हुकूमत के खिलाफ बात कही तो वो देशद्रोही, जिसने सच्ची बात कही वो एंटी नेशनल। वही बात पेगासस के जरिए की जा रही है। आप हमको देशद्रोही कहो, एंटी नेशनल कहो, मगर हम जानते हैं कि आपकी नजरियात की मुखालफत करना ये हमारा दस्तूरी, ये हमारा बुनियादी और भारत के संविधान का दिया हुआ हक है। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं। मैं बात कर रहा था हिजाब की। यहाँ पे कुछ चीजों को हमको समझना होगा। इस देश की किसी खातून को अपने कल्चर के हिसाब से जीने का हक हासिल है। कर्नाटका हाईकोर्ट ने फैसला दे दिया। कर्नाटका हाईकोर्ट ने क्या फैसला दिया, सुनिए हजरात। कर्नाटका हाईकोर्ट ने कहा कि हिजाब एस्टैब्लिश्ड धार्मिक प्रैक्टिसेस नहीं है। अरे हाईकोर्ट वालों, जजों के फैसले के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी राय दे रहा हूं। मेरा कहना यह है कि जजेस को भी एक डेकोरम होना चाहिए, दस्तूर के चौखटे में बात करना चाहिए। हमारे धर्म में क्या है और क्या नहीं, ये खंगालने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि एस्टैब्लिश रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो मुबैना या नाफिज़शुदा प्रैक्टिसेस में नहीं आता। यही बात बाबरी मस्जिद के बारे में कही थी तुमने कि मस्जिद नमाज पढ़ने के एसेंशियल स्पॉट नहीं है। तो हरियाणा में मैदान में नमाज पढ़ने को क्यों मना किया तुमने हमको? आज की जुडिशरी, आज के अदालतें कहीं ना कहीं हिंदुत्व से मुतासिर है और इंसाफ के तकाज़ों को पूरा नहीं कर रही। एक बात कहते हुए बात को आगे बढ़ाता हूं। सुप्रीम कोर्ट के एक चीफ जस्टिस रह चुके हैं मिस्टर JS वर्मा। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट इट इज इनफेरेबल। सुप्रीम कोर्ट हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, इसके बावजूद उससे गलती हो सकती है। मैं यही बात कहते हुए कहना चाहता हूं कि आप दिल छोटा मत कीजिए। हम हिजाब के मसले को, मेरे कायद मोहतरम ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में फाइट करेंगे। आपको ये समझना है कि फिरका परस्त ताकतें आपको सफ़े हस्ती से मिटाना चाहती। आपके वजूद, आपकी शनाख्त, आपकी शख्सियत, आपकी नस्ल सबको खत्म करना चाहती। मॉब लिंचिंग, दादरी का वाकया, जुनैद को मारना, मुसलमान इदारों पर छापे, ईडी के रेड्स, हमारे नौजवानों को बेगुनाह केसेस में फंसाना, बम के धमाकों में फंसाना, और अब बात हिजाब तक पहुंच चुकी है। और अगर अब तुम भी नहीं जागोगे तो यकीनन कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। मैं इस मंच से आपको पैगाम देने आया, आओ मुसलमानों मुत्तहद हो जाओ। मैं दलित भाइयों से कहता हूं, आओ हम मुत्तहद होकर इस देश को बचाएंगे। आज ये फिस्ताई ताकतें, ये फिरका परस्त ताकतें हमारे वजूद को, भारत के संविधान को, गंगा जयंती तहरीर को, इस चमन को उजाड़ना चाहती। बहरहाल ये तमाम हालात हैं, इसलिए जहां जहां इंतखाबात आएंगे, चंद ही महीनों में कारपोरेशन के इंतखाबात आने वाले। इन इंतखाबात में आप मजलिस को ताकत दीजिए। मजलिस की ताकत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की ताकत होगी। सुन लो भाई, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को औरंगाबाद में सियासत करने का नहीं। बैरिस्टर असदुद्दीन तो अपनी जान, अपना माल, अपना वक्त लगाकर यहाँ के मुसलमानों को सियासी ताकत देना चाहते हैं। उनको कुछ जरूरत नहीं है, मगर अंदर का जज्बा है और मिशन है, और इस मिशन को कामयाब करना हमारे अच्छे मुस्तकबिल के लिए जरूरी है। बहरहाल मैं इस मंच से कहना चाहता हूँ कि हालात इस हद तक खराब हो चुके हैं कि आज
अगर तुम ना समझोगे तो मिट जाओगे। अगर ये बात को आप नहीं समझ पाएंगे तो मिट जाएंगे। मैं एक बात और कहना चाहता हूं। मैं आज मुजीब पटेल साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि इस नौजवान ने मुझे आपसे बातचीत का मौका फराहम दिया। मजलिस किसी के बाप की जागीर नहीं है। मजलिस मिल्लत इस्लामिया का मिशन है। मजलिस तमाम उपेक्षित दलित पिछड़ों की शान और ताकत है। मजलिस के जिम्मेदारों से मेरी गुजारिश है कि हमको मिलजुल कर काम करना। आप भी हमको बताइए कि मजलिस का कोई ओहदा, कोई पोस्ट इसलिए नहीं है कि नाजायज जमीन पर कब्जा किया जाए, इसलिए नहीं है कि हमने चेक को बाउंस करना, इसलिए नहीं है कि किसी के पैसे डुबाना। मैं इस मंच से इस शहर के पुलिस कमिश्नर साहब से, तमाम थाने के जिम्मेदारों से कहना चाहता है, हम किसी के गैर कानूनी काम में मदद नहीं करेंगे। हम किसी पे जुल्म होने नहीं देंगे। अगर कोई जुल्म करने वाला हमारा साथी हो तो उसको रोकेंगे। अगर जिस पे जुल्म होगा, अगर वो गैर मुस्लिम है तो उसको भी हम इंसाफ देंगे। हमने ये तय किया है कि जिस पे जुल्म होगा उसका हम साथ देंगे। अजीज़ान इकराम, एक बात और सुन लीजिए। हम सियासत में इसलिए नहीं आए कि हमको मकान बनाना है। हम सियासत में इसलिए नहीं आए कि हमारी रोटी रोजी नहीं चल रही। हम सियासत में इसलिए आए हैं कि अपना जान, अपना माल, अपना वक़्त देकर इन इंसानों को इंसाफ दिलाएंगे। हमारी सफ़ों में, हमारे बीच में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मजलिस का नाम इस्तेमाल करके लोगों को धोखा देते हैं। हम उनको भी कैफियत किरदार तक पहुँचाएंगे। हम ये चीज़ें मजलिस में बर्दाश्त नहीं होंगी। डॉक्टर गफ्फार कादरी हो कि इम्तियाज जरी हो कि शायख नक्शबंदी हो, हम आपकी खिदमत के लिए आए। हम उस कौम के वारिस हैं। एक वाक़या सुनाता हूँ मैं आपने हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का वाक़या सुना होगा। ये खलीफा दुगम थे। इनकी बेटी हस्फा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हमारे आक़ाए नामदार ख़ातिमुर रसूल सैयदुल मुरसलीन आला हज़रत की ज़ौजा में थी। ये रिश्ता दामाद और ससुरे का था। मगर मेरे आका ने जो फजीलत बयान की वो ये थी कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो हज़रत उमर होते। हज़रत उमर खलीफा वक्त जुमा का खुतबा दे रहे थे। खुतबा देते वक्त उन पर चादर लपेटी हुई थी। एक आदमी उठा, उसने कहा, खलीफा मुस्लिमीन, खलीफा वक्त, आप खुतबा नहीं दे सकते जब तक कि ये बता न दें कि आपकी ये चादर इतनी वसी और कैसी है। हुआ ये था, जंग के बाद जो माल गनीमत तकसीम किया गया उसमें छोटी छोटी चादरें मिली। तो उसने कहा, खलीफा बता दो तुम्हारी ये चादर इतनी बड़ी कैसी है। खलीफा ने जवाब दिया, ये चादर मेरी और मेरे बेटे की है, मैंने सीकर उसको बड़ी किया। फिर उसने खुतबा देने की इजाज़त दी। जब खलीफा वक्त को हम पूछ सकते हैं तो आप भी हमको पूछिए, गफ्फार कादरी का गिरमन पकड़ कर पूछिए कि बात क्या है, मामला क्या है। मुझे खुशी होगी क्योंकि हम जब नेक मकसद के तहत, नेक जज्बे के तहत अच्छे मकसद से काम कर रहे हैं, आइए हमारा गिरबान पकड़ कर पूछिए। हमारे पास भी जब से इस्लाम आया है आज तक भी मुनाफिकों की फौज होती है। हमारे पास भी मुनाफिकत होती है। मदीने की बस्ती में अब्दुल्लाह बिन उबई था, यहाँ भी कई हैं। आपको उनको कैफियत किरदार तक पहुँचाना है। हमको इनसे होशियार रहना है। देखो भाई, 2019 का चुनाव था, मैं चुनाव में खड़ा, किसको सावे ने पैसे दिया,
किसको उम्मीदवार बनाया, अपने कौन से आदमी बिक गए। अब मैं इनको मुनाफिक में तो क्या बोलूं मैं। जो शख्स 5 साल से मेहनत कर रहा है, आपकी खिदमत में हाजिर है और क़ियादत को मजबूत कर रहा है, उसको कमजोर करने के लिए हमारे पास के कोई नाम नेहाद लोग काम करेंगे तो आप पहचाने नहीं पहचानेंगे आप, वरना आपकी ताकत तो कमजोर हो जाएगी। मुनाफिक का मुकाम और सच्चे तरीके से काम करने वाला का मुकाम मसावी नहीं हो सकता। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप हमको बताइए, हमारे काम के दौरान, हमारी खिदमत के दौरान कोई शिकायत है, हम सुनने के तैयार बैठे हैं। रही बात कारपोरेशन इंतखाबात की, हमने 25 कारपोरेटर दिए थे, एक 26वां कारपोरेटर कॉप था। आज उसमें से कुछ भाग गए, कुछ हमारे साथ मौजूद है। इंशाअल्लाह आइंदा टिकट देते वक्त, अगरचे कि मेरे हाथ में है कि नहीं मालूम नहीं मुझे, मगर मैं बोलता मेरे हाथ में टिकट देना है। क्यों बोलता मैं? ताकि लोग मेरे पास आते रहे। खैर छोड़िए, हम इस बात की कोशिश करेंगे अच्छे उम्मीदवारों को, जो कौम के जज्बे को समझता है, उनको टिकट दे, हम अच्छी क़ियादत बनाएं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी अक्सर कहते हैं, क्या कहते हैं कि मुझे मुकामी तौर पर, शहर की सतह पर, रियासत की सतह पर हमको मुसलमानों की क़ियादत को मजबूत करना है। ऐसी क़ियादत जो आपकी आवाज़ बन सके। देखिए, पार्लियामेंट में एक एमपी है, फिर भी आपकी आवाज़ पहुंचती है। अब 2 एमपी हो गए, आवाज़ पहुंच गई है। तो जहां जहां आपके ऐवान होंगे, वो कॉरपोरेशन हो, विधानसभा हो, पार्लियामेंट हो, सब जगहों पर आप ताकत दीजिए। अजीज़ान इकराम, एक बात और कहना चाहता हूँ, ये वक्त बशमूल मैं तमाम साथियों के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करने की ज़रूरत है। अल्लाह हमको सीधे रास्ते पर रखे, हमारी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करे। आज हमारे बीच में इख्तिलाफ़ात कैसे हैं? हमारे बीच में इख्तिलाफ़ात ये हैं कि तू देवबंदी है, तू मसलक अहले हदीस का है, तू दरगाह वाला है। अरे बेटे, तुम्हारा वजूद ख़त्म होने को आया, अभी तुम इसमें परेशान है क्या? मैं एक बार कश्मीर घूमने गया था। कश्मीर में मेरी छोटी बेटी मेरे साथ में थी। मेरी बेटी ने कहा, अब्बा जी वो बैडमिंटन खरीद के लाओ। मैं बैडमिंटन खरीदने गया। वो गुलमर्ग की बस्ती थी, वहाँ पे शियाओं की आबादी बहुत। उस आबादी में मैंने बड़े बड़े पोस्टर देखे, आयतुल्लाह खुमैनी के थे। खुमैनी के पोस्टर पर लिखा हुआ था, आज दुनिया के मुसलमान इस बात पर झगड़ा कर रहे हैं कि नमाज में हाथ कहाँ बांधे। कोई कहता है यहाँ बांधो, कोई कहता है यहाँ बांधो, कोई कहता है हाथ मत बांधो। और इस मसले पर आपस में इनके झगड़े टंटे नाइत्तफाकी बाकी है, जबकि पूरी दुनिया इनके हाथ काटने के लिए तैयार बैठी है। अगर इन हालात में भी आप मसले की इख्तिलाफात से ऊंचा उठकर काम नहीं करेंगे तो आपको कोई बचा नहीं सकता। और जिस कौम को बचना है उसने अपनी हालत को बदलना है। उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी साहब गए। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पैगाम दिया इत्तेहाद का, पैगाम दिया इत्तेफाक का, पैगाम दिया तरक्की का। लोगों ने बात नहीं सुनी, जमानतें जब्त हो गई। मगर मेरा तो मानना यह है, हम खुदा के वो बंदे हैं, हक की बात करते रहेंगे, हक का पैगाम देते रहेंगे। हमारी कौम के बीच में जाएंगे, उनको झंझोड़ेंगे, उनको बेदार करेंगे, उनको बताएंगे कि मिल्लत इस्लामिया की तरक्की कैसे मुस्बिर है। उसके लिए खून का आखिरी खतरा बहा देंगे। हम उस नबी की उम्मत है जिसने ताइफ के मैदान में पत्थर खाए थे, जिनके जूते गाँव में भीग गए थे। हम उस नबी की उम्मत है
जो ताइफ के मैदान में बच्चों ने पत्थर मारे, मेरे आका ने दुआ की अल्लाह इनकी आइंदा नस्लों को नेक तौफीक दे। हम इसी मकसद से, इसी जज्बे से काम करते रहे। कामयाबी नाकामी अल्लाह के हाथ में है, मगर इस नारे को, इस जज्बे को मौजूदा हालात में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की क़ियादत में मजबूती से कायम रखेंगे और जारी रखेंगे। आपसे गुजारिश है इसमें साथ दीजिए, मदद कीजिए। मिलत इस्लामिया और अदर बैकवर्ड क्लासेस की इस तरक्की को आगे बढ़ाइए। बड़ा यही गुजारिश है आपके साथ में करना था। नाउम्मीद होने की ज़रूरत नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं। हमारी तारीख है, 313 ने हज़ारों को शिकस्त दी। हमारी तारीख है, हमारे रसूल के नवासे ने सर कटा कर भी ईमान का परचम बुलंद किया। हम उस कौम का फर्जंद है, हम उस कौम के सपूत हैं। आइए हम मिलकर फैसला करेंगे कि मजलिस के हाथों को मजबूत करेंगे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, जोर से आवाज लगाइए ना भाई, सो तो नहीं गए ना। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी।